न्यूज आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया धान अब हाथियों का आहार बनेगा। नए प्लान के तहत वन विभाग प्रभावित गांव के बाहर धान का ढेर रखवाएंगे। इससे भोजन की तलाश में निकले गजराजों को भरपेट भोजन मिल पाएगा और वो गांव में घुसकर जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रदेश के तकरीबन 11 जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। वन विभाग ने फिलहाल प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित 9 जिलों सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, कांकेर और धमतरी जिलों के लिए बड़े स्तर पर धान खरीदी का ये फुल प्रूफ प्रस्ताव दे दिया है। वन विभाग मार्कफेड से धान खरीद कर उसे जंगली हाथियों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में रखेगा। अक्सर देखा गया है कि हाथी गांव वालों का घर तोड़कर धान और चावल खा जाते हैं। मार्कफेड ने वन विभाग को यह कहा है कि रायपुर जिले के संग्रहण केंद्र जोंदा, महासमुंद जिले के पिथौरा, बिलासपुर के मोपका, सेमरताल तथा सूरजपुर जिले के देवनगर और लोधीमा केंद्रों से धान उठाया जा सकता है। दरअसल जंगली हाथियों के प्रबंधन के नाम पर वन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मर्यादित यानी कि मार्कफेड से धान खरीदने की तैयारी कर चुका है। मार्कफेड 2095.83 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हाथियों के लिए वन विभाग को धान बिक्री करेगा। बताया जा रहा है कि साल 2019 में खरीदा गया 86,000 मीट्रिक टन धान का अधिकतर हिस्सा अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है, जिसे 2500 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने एफसीआई में उसका पूरा चावल लेने से इनकार कर दिया और आलम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत से कहीं ज्यादा धान बचा रह गया। ऐसे में सरकार उसको खपाने का उपाय ढूंढ रही है। नई खरीदी के धान को कम दाम पर खुले बाजार में नीलाम किया जा रहा है। धान से एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव था, जो केंद्रीय अनुमति के बिना परवान चढ़ता नजर नहीं आ रहा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी नेताओं का क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना है, आपको वो सुनवा देते हैं। करने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हाथी गांव में हमला करते हैं तो हमला करने के बाद वो उसी घर को तोड़ते हैं जिसमें अनाज रखा हुआ है, चावल रखा है, धान रखा है। 5-7 कमरे का घर है तो वही कमरा टूटेगा जिसमें अनाज रखा हुआ है और वो बोरे को खींच के निकालना और खाना। तो हम लोगों ने एक प्रयोग के रूप में, क्योंकि भाई कुछ नया करके प्रयोग करके प्रयास करने की जरूरत तो है, तो प्रयोग के रूप में ये हुआ कि हाथी का जब दल आए, हमारे पास एक अलर्ट सिस्टम है। कोशिश की है एक प्रयोग के तौर पर कि हाथियों का दल जिस गांव में आए उस गांव में वो किसी मकान में तोड़फोड़ क्यों करे, उसके पहले ही धान के बोरे खोल के रख दिए जाएं। और खोल के रख देने पर ये होगा कि जब वो हाथी आएंगे और उनको आखिर अनाज के लिए, उनको खाने के लिए आते हैं, घर को तोड़ते हैं, तो वो अनाज को अपना चाहे तो खा ले। वन विभाग का अनोखा निर्णय कि हाथियों को खिलाने के लिए धान की खरीदी 2000 लगभग 50 रुपए में, जब सरकार के नीलामी में 1400 रुपए में और 1350 रुपए में बोली लग रही है और सरकार के द्वारा अच्छे धान को जब विक्रय कर रही है, तो आखिर वन विभाग को 2000 से ऊपर में खरीदने की कौन सी मजबूरी कि जिसके कारण में सड़े हुए धान को यह निर्णय लेना पड़ा कि हाथियों को खिलाने के लिए 2000 से ऊपर में खरीदी की जाएगी। तो प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा दी। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा याज्ञवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अनुराग सिंह देव जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि अभी आपके नेता ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि ये जो पूरा प्लान तैयार किया गया है और इसमें बहुत से लूप होल भी गिनवाए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये कारगर प्लान होगा? का प्रश्न है, हाथी और मानव द्वंद्व इस समय चरम पर है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी अंचल है, सरगुजा क्षेत्र है, यहाँ पर चरम पर है और लगभग ये देखा जा रहा है कि इन हाथियों के द्वारा रोज नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और साथ में हाथियों की हत्या होने की भी सूचना काफी बड़ी संख्या में है। उसमें सेंट्रल टीम भी आई थी
और कई प्रकार की एक प्रकार से ये विषय बहुत आज की स्थिति में पीड़ादायक है। अब जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयोग की बात, तो ये दोनों विषय एक बहुत विसंगतिपूर्ण है। एक तो या तो सरकार का प्रयोजन धान खपाना है, जो धान वेस्टेज में जा रहा है उसको लेकर है, या फिर हाथियों का उपचार है। ये दोनों में से कौन सी बात? और ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ने ये अपने से ही तय कर लिया कि हाथी को धान पसंद है, या सड़ा हुआ धान हाथी पसंद करता है, या हाथी को ये भी जन चर्चा रहती है कि उसको महुए की शराब की खुशबू पसंद आती है, और वो शराब के कारण से वो वनांचल के घरों में जाके प्रवेश करता है, वहां नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार का जो सुनी सुनाई बातें बिना एक्सपर्ट के कमेंट लिए, बिना उस पर राय लिए और बिना किसी वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर का स्टडी किए इस प्रकार का प्रयोग करना अपने आप में आश्चर्यजनक है। और सरकार ही सरकार का धान खरीदने वाली है, ये भी एक अद्भुत आश्चर्य है। और ये एक तरीके से यदि 1400 रुपए में आपकी नीलामी हो रही है, आप 2050 में खरीद रहे हैं, अब उसका क्या प्रबंधन किया जाएगा, किस तरीके से उसको आप हाथियों तक पहुंचाएंगे, ये तो बहुत अलग संदर्भ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार के मंशा में कहीं ना कहीं ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। कई बड़े सवाल इस बड़े प्रस्ताव को लेकर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये पूरा जो प्लान है, ये प्रस्ताव कारगर साबित हो पाएगा? क्या हाथियों के उत्पात पर इससे फुल स्टॉप लग पाएगा? रंजना जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अभी बीजेपी के कई नेताओं की मैं बाइट आपके चैनल पे सुन रहा था जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आरोप इन्होंने लगाया है वो टोटली बेबुनियाद आरोप है, झूठे आरोप है। हाँ। और बीजेपी को लगातार इस प्रकार की ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी झूठ और फरेब की दुकान चला रही है। और आप देखिए कि पूरी चीजें कैबिनेट मंत्री और हमारे सरकार के प्रवक्ता ने किया है, स्थिति को स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से कि हमारे द्वारा जो ये प्रयोग किया जा रहा है, ये देखा गया था कि जब हाथियों का दल किसी गांव में प्रवेश करता है तो उसी कोठी को वो तोड़ता है जहां पर धान रखा होता है। तो एक प्रयोग की तरह अगर गांव के बाहर अगर धान रख दिया जाए तो हो सकता है वो गांव के बाहर चले जाए और जिस प्रकार से जो घटनाएं कारित हो रही थी वो रुक जाए। लेकिन भाजपा को हर चीज में कुछ गलत ही लगता है। ये सीधा सीधा मानव और हाथी का जो द्वंद्व चल रहा है उसको रोकने का एक प्रयास है। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से रंजना जी, विथ योर परमिशन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बहुत ही सम्मानित भाजपा के हमारे प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई अनुराग भैया जी कि भाजपा को किसानों की खुशहाली और धान से इतना कष्ट क्यों है? हाँ। देखिए, ये किसानों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए 3 काले कानून लाते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण के लिए और जमाखोरों को संरक्षण देने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को हटाया गया है और लगातार जो 3 कानून लाए हैं, किसान विरोधी कानून। 8 महीने से किसान भाई बैठा है लेकिन उसके पास ही बात करने तक भी नहीं जा रहे। ठीक है, किसानों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। रंजना जी, देखिए, फिलहाल कृषि कानूनों पर सर हम बात नहीं कर रहे। मैं आपसे माफी चाहूंगी कि किसान देखिए, किसान पे बात होगी लेकिन कृषि कानून पर हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अमित जी, मैं जब कृषि कानून पर डिबेट होगी आपको जरूर उस पर इन्वाइट किया जाएगा और पूरा मौका मैं आपको दूंगी। बहुत ही विनम्र निवेदन मैं आपसे करती हूं कि हम इसी मसले पर बातचीत करें क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ा सवाल ये, चूंकि जिक्र आप किसान का सर कर रहे हैं, 2500 क्विंटल धान आपने खरीदा, पैसा यहाँ पर किसानों को नहीं मिल पाया। चूंकि किसान के हितैषी आप अपने आपको बता रहे, इसलिए सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। केंद्र अब उस धान को नहीं खरीद रही है, वो जो धान बीच में फंसा हुआ है उसको यहाँ पर निपटाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लग रहे हैं। किसान जो परेशान है, जिसको उसके मेहनत का पैसा नहीं मिला है, वो सॉर्ट आउट कैसे होगा? आप उसका जवाब दीजिए सर। निश्चित तौर पे देखिए, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी शायद, नहीं तो आपको ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये कह रहे हैं कि वो जो बचा हुआ जो धान है उसको हम खपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जिस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहा था, जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था वो ये था कि ये 60 लाख मेट्रिक टन धान लेंगे कहते हैं और 24 लाख ही लेते हैं। मनसा किसकी खराब है आप देखिए। ये चीजें मैं ला रहा था। और रही बात, आज सबसे ज्यादा देश में अगर किसान खुशहाल है, अगर धान की कीमत सबसे ज्यादा कहीं पर मिल रही है तो वो छत्तीसगढ़ में मिल रही है। रंजना जी, शायद आपको पता होगा, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी हम कर रहे हैं और लगातार 3 खरीफ फसल से फर्स्ट ईयर में जब हमारी सरकार आई
80.37 मेट्रिक टन। सेकेंड ईयर में जब खरीफ फसल 1920 में 83.94% और इस साल खरीफ फसल में हमारे यहाँ 92 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हमने की है। और किसान अगर खुशहाल है रंजना जी पूरे देश में कहीं पर, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि 2095 की लागत से आपको यहाँ पर बेचना उसको पड़ रहा है? क्या विकास के रास्ते में ये फुल स्टॉप नहीं लगाएगा? निश्चित, देखिए नुकसान भी तो इससे हो रहा है ना। देखिए उसकी भरपाई कैसे होगी सर? देखिए जब 60 लाख मेट्रिक टन धान अगर वो बोलते हैं और उठाते हैं 24 लाख, और हमको उसको बेचना जिस रेट पे पड़ रहा है, लॉस तो हमको हो रहा है, निश्चित तौर पे ये फैक्ट है। लेकिन बीजेपी का कोई सांसद, 9 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, बीजेपी के 14 विधायक या बीजेपी का कोई नेता प्रधानमंत्री या खाद्य मंत्री या किसी को भी पत्र लिखता है क्या? ये है इनकी संवेदनहीनता इस प्रदेश को लेके। ठीक है अमित जी। मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जो पूरा उपाय निकाला गया या फिर इसे कहें कि बीच का रास्ता जो निकाला गया, कितना कारगर ये साबित होगा? क्या इसके इधर कोई ऑप्शन नहीं था? और ये भी बड़ा सवाल है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर हाथी जो है वो धान खाएंगे, क्या वो सड़ा हुआ या खराब धान खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, कहां पर इसको स्टोर किया जाएगा? बहुत से लूप होल इस प्रस्ताव में नजर आते हैं। बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा? क्या यही एक रास्ता बचा था? मसला ये है, और बीजेपी से मेरे मित्र अनुराग बैठे हैं और कांग्रेस के एक साथी हैं, दोनों को सबसे पहले ये बहुत ईमानदारी से अन्वेषण करना चाहिए खुद कि इस मसले को लेकर 2 विषय हैं इसमें, एक हाथी और एक धान। हाथी को लेकर जितनी भी योजनाएं या जो प्लानिंग बनी है वो हाथी को समस्या मानकर बनी है। बेसिकली अगर इस पूरे केस की स्टडी की जाए, जो हाथी है, हाथी का जो उसके पुनर्वास की जो लड़ाई खुद लड़ रहा है, उस विषय को देखें तो हाथी को लेकर कोई योजना किसी ने सरकार ने ईमानदारी से नहीं बनाई है। सरकारें इस बात पर जरूर पूरी दृढ़ता से लड़ती रही हैं कि उद्योग कैसे लग जाएं, जंगल कैसे कम हो जाएं। ये प्रश्न कई बार उठा है, कई मर्तबे आया है कि एक जंगल के हट जाने से, जंगल के अंदर ही हाथी रहता है, जंगल के अंदर ही जानवर रहते हैं, जंगल में आपको उद्योग लगाना है। अब उद्योग लगाने के बाद आप कहते हो जंगल तो देखिए एक दिन बन ही जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जंगल सदियों के निर्माण का हिस्सा है। एक क्षण, एक रात, एक महीने में नहीं बनता। अभी तो हाथी आ रहा है, अभी आपके जंगल और कट रहे हैं क्योंकि उद्योग आपकी प्राथमिकता है। तो जंगल में हाथी के अलावा और भी तो जानवर हैं, अभी वो भी आएंगे बाहर। ये भी एक विषय। दूसरा, मैं थोड़ा सा रंजना जी आपको टोकना चाहूंगा, हाथियों का आतंक ये जो शब्द है, ये तो शब्द पर भी मेरी आपत्ति है। इसलिए भी है क्योंकि मैं उसी सरगुजा से हूँ जिस सरगुजा में हाथियों का आवागमन सदियों से चलता रहा है। हम 2000 से देख रहे हैं उनकी पूरी प्रकृति, उनकी तासीर को। ये एक विषय कि हाथियों को लेकर, उनको पीड़ित मानकर, उनको समस्या उनके साथ है ये सोचकर कोई सरकार ईमानदार नहीं है, एक बात। नंबर 2, धान। देखिए धान का जो विषय है, इसमें जो तर्क आया है कि हाथी वहीं जाता है जहां धान होता है, ये तर्क भी अधूरा सच है। हाथी जंगल के भीतर या उस जगह जो पुराने उसके मानस पटल में जंगल था, हाथी की स्मरण शक्ति बहुत शानदार होती है, वो सदियों बाद भी आएगा तो अपने उसी ट्रैक पे जाएगा, वो वहां पहुंचता है। आपने उसको उस जंगल को सिमटा दिया, उसको खेत बना दिया। बहुत वैलिड पॉइंट मिश्रा जी आपने यहाँ पर उठाया है कि जैसे जैसे हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट के रास्ते पर अग्रसर होंगे, वैसे वैसे जंगल की कटाई भी होगी। और जैसा कि अन्य जानवरों का भी आपने जिक्र किया कि उनका रिहायशी इलाकों में आना भी देखा जाएगा, और क्या क्या खिला के किस किस को रोक लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा वो तरीका हो सकता था जिसके जरिए हम आवागमन यहाँ पर हाथियों का जो रिहायशी क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे गाँव वालों को, शहरवासियों को परेशानी हो रही है, उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? बहुत सीधा सा मसला है रंजना जी। हाथी हमेशा से सबसे धरती का शांति प्रिय जानवर और सबसे समझदार जानवर माना जाता है। बहुत शाई, बहुत शर्मीला है। आप उसको उसका आवास लौटा दीजिए, आप उसके आवास पे एनक्रोचमेंट बंद कीजिए। आपको ही आपके घर से कोई निकाले और पीटे तो आप क्या करेंगे? वो जंगल उसके सिमट गए, अब वो उसको अनाज चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसकी प्राकृतिक जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई, प्राकृतिक रहवास खत्म हो रहा है, वो लौट रहा है। उसको जहां पे भी अनाज मिलेगा, जहां पानी मिलेगा, वहां पहुंच रहा है। और जैसे ही वो पहुंचता है, और ये रिकॉर्ड है, ये आंकड़े हैं, आप सरगुजा के ही आंकड़े निकाल लीजिए, विभाजित सरगुजा के, आप महासमुंद के भी आंकड़े निकाल लीजिए, आप छत्तीसगढ़ के कोरबा के आंकड़े निकाल लीजिए। हाथी का मूवमेंट वहां ही हो रहा है जो आज से 15 साल पहले, या कि ये जो वनाधिकार पट्टा जैसी योजनाएं आई उनके ठीक पहले वो फॉरेस्ट लैंड थे।
वो अपने जंगल से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जंगल गायब हो गया। धान को लेके जहां तक विषय है तो इसमें कई सवाल हैं। अभी चूंकि एक बात आ गई कि भैया हम इनको चावल खिलाएं, धान खिलाएंगे। अब धान कैसे खिलाओगे? धान खिलाओगे तो कैसे पता चलेगा कि वो धान उसने कितना धान इन्होंने खरीद लिया। देखिए बीजेपी के लिए अपने सियासत करने के लिए पर्याप्त अवसर खुद सरकार, बिल्कुल ये कई बड़े सवाल है जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। मिश्रा जी आपके पास लौटूंगी, अनुराग जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल कई सवाल आप भी उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि हमने ये एक प्रयोग किया है, एक प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, कम से कम इस प्रयोग को ऑन रोल लाने की इजाजत हमें दी जाए, कम से कम मौका तो दिया जाए कि इस प्रयोग का इस्तेमाल किया जाए। देखिए रंजना जी, एक तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार प्रयोग नहीं कर रही है, ये भ्रष्टाचार के नए अवसर ढूंढती है। और आपदा में इस प्रकार के प्रयोग करना कदोचित मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरीके से पिछले 1.5-2 वर्षों में आप देखेंगे लगभग 35 से 40 हाथियों की सिर्फ सरगुजा रेंज के अंतर्गत हत्या हुई और किसी न किसी कारण से या तो करंट के माध्यम से उनका जहर पुरानी हुई, इसमें भी सेंट्रल एक्सपर्ट आके उन्होंने कमेंट किया। तो इतना जब और कई लोगों की जनहानि हुई है, बहुत संपत्ति को नुकसान हुआ है, प्रतिदिन जनहानि हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आप इस प्रकार का प्रयोग। लेकिन सर जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अनुराग जी भ्रष्टाचार की अब जब बात करते हैं, 15 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया? अगर आपने ये कदम तब उठाए होते तो आज परिस्थिति ये नहीं होती। आज जिस तरीके से हाथियों का आवागमन देखने को मिल रहा है, वन विभाग जद्दोजहद कर रहा है, राज्य सरकार जद्दोजहद में लगी हुई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग आसान से अपने आराम से जिंदगी जी सके। अगर आपने उस वक्त कदम उठाए होते तो परिस्थितियां कुछ और होती। देखिए रंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर एक कॉरिडोर का जो निर्माण होना था, एलिफेंट कॉरिडोर का, उसकी एक तरीके से नींव रखने का काम, इस पर एक प्रपोजल हमने तैयार किया था, नेहरू प्रोजेक्ट जिसका नाम कहते हैं। तब जाकर ये जो पूरे हाथियों को एक साथ रखना और एक जंगल उनको प्रोवाइड करना, ये विषय था। अभी ये लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा है और इसको लेकर अलग अलग मंत्रियों के, अलग अलग विधायकों के अलग अलग मत। अनुराग जी समस्या ही सारी यही है, समस्या ही सारी यही है कि तमाम दावे किए जाते हैं, प्रपोजल्स रखे जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अमित जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार यहाँ पर समस्याएं और सवाल खड़े हो रहे हैं और ये प्रस्ताव जो आप लेकर आए हैं उसको लेकर बड़ा सवाल ये है कि रोड मैप तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन का क्या, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी और जिस तरीके के आपने टॉप यहाँ पर बिंदु इसमें इन्वॉल्व किए हैं, क्या उस पर सटीकता से काम किया जाएगा? क्योंकि जिक्र कर दिया गया है कि यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, इन हाथियों को इन क्षेत्रों में खिलाया जाएगा, लेकिन जो निचले स्तर पर मॉनिटरिंग होती है अक्सर उसी में फेलियर देखने को मिलता है, उसमें पारदर्शिता बनी रहे, उसको लेकर तैयारी क्या है आपकी? देखिए रंजना जी, हमने जो योजना लाई है और जो हम ये ला रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी से हमने कार्य किया है। और अभी अनुराग भैया जिस लेमरू प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, बड़े विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रिजर्व एरिया में जो 1995 एरिया का जो है वर्ग किलोमीटर का जो वो प्रोजेक्ट है, उसपे जो 2006 से लेकर 2018 तक वो प्रोजेक्ट क्यों अटका रहा, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो खनिज संपदा का भंडार है और उद्योगपति की रुचि इस पूरे क्षेत्र में थी और बीजेपी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी रंजना जी, कहीं ना कहीं उद्योगपति का उनपे दबाव था कि वो एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट ना बनाया जाए। तो ये सारी बातें जो जैसा मिश्रा भैया ने कहा कि अगर हम हाथियों को या हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि अगर हम वन और वहां के रहवासी और अगर जानवरों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और दायित्व है, अगर हम उनके घर में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो हमारे तरफ आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रोजेक्ट को 2006 से 18 तक रोक के जिस प्रकार रखा गया, ये इनकी मंशा दर्शाता है रंजना जी। लेकिन विपक्ष का यही कहना है अमित जी कि ये जो पूरा प्रस्ताव लाया गया है ये 2 कारणों से लाया गया है। नंबर 1 ये कि सरकार ने जो लापरवाही यहाँ पर की है जिसकी वजह से अब ये खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है, हाथियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। नंबर 2 ये कि धान खरीदी में जो धांधली हुई है उसको छुपाने के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया है। देखिए, सिर्फ आरोप लगाना ही भाजपा का मकसद है। अगर मैं अनुराग भैया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो डू यू हैव एनी प्रूफ, डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स? अगर है तो शो मी द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन तब कोई बीजेपी का लीडर आके रंजना जी नहीं कहेगा कि अनुराग जी जवाब दीजिए, समय कम है अनुराग जी, जल्दी से जवाब दीजिए।
नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट रंजना जी देखना चाहते हैं अमित जी? वो डॉक्यूमेंट मैं दिखा दूंगा। इन्होंने जो जंगल क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है, कहा ना कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए भाजपा के लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग जी आरोप लगाया जा रहा है कि धान की खरीदी में हुई धांधली को छुपाने का ये प्रस्ताव है। वही लोग हैं जो पूर्ववर्ती क्षेत्रवासी को बचाने का प्रस्ताव नहीं है। कोई मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। इनकी भ्रष्टाचार, ये वही लोग हैं जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला करते थे। बोलने से नहीं, आप घोटाला करना चाहते हैं। एक तो आपने धान घोटाला किया और ऊपर से आप चारा घोटाला करना, उसी को लेकर प्रूफ मांग रहे हैं। उसी को लेकर अमित जी प्रूफ मांग रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दीजिए। आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दीजिए सर। अनुराग जी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सर। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, अनुराग अमित जी रुक जाइए, आप ही की बात रख रही हो, आप ही की बात रख रही हो। अनुराग जी डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर आप प्रोड्यूस कर देंगे अमित जी को? उन्होंने अभी यहाँ कहा है हमारे माध्यम से कि आप डॉक्यूमेंट्स इस घोटाले को लेकर प्रोड्यूस करेंगे तो अपनी गलती मानने को स्वीकार करने को तैयार है। अभी तो ये तो स्पष्ट प्रमाणित है कि चारा घोटाला होने जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये दूसरा चारा घोटाला होगा। और इनके पास ये 2000 में खरीद रहे हैं। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मिश्रा जी जल्दी से। जी रंजना जी, देखिए जो आरोप प्रत्यारोप सियासत में चल रहे हैं उसमें बहुत सीधी सी बात है कि अभी एक आदेश जारी हुआ है। आदेश कैसे कंप्लायंस किया जाएगा इस पर प्रश्न उठ रहे हैं और ये बड़ा अजीबोगरीब सा मसला है। मैं वही कहने जा रहा था कि आपने किसी एक रेंज में 1 क्विंटल या 100 क्विंटल धान दे दिया है, आपने बताया कि इसको हाथी खा गया, इसका भौतिक परीक्षण कैसे होगा? इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल मिश्रा जी, बड़ा सवाल यही है कि प्रस्ताव तो लाया गया है, ये पूरा प्लान तो तैयार कर लिया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्योंकि अक्सर एग्जीक्यूशन में ही हम फेल होते हुए मात खाते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा जी, अमित जी और अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से चर्चा की। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, प्रस्ताव तो यहाँ पर बना दिया गया है, क्षेत्रवासियों को बचाने की कोशिश भी पूरी की जा रही ताकि समस्या उनको कम से कम हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यही एक उपाय था? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कारगर उपाय है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका एग्जीक्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा? यह आने वाले दिनों में हालांकि नजर इस पर पूरी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।